वेलकम स्टूडेंट्स। पार्ट फर्स्ट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट पेपर है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत। इसके बारे में कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मैनेजमेंट को जानने के लिए, मैनेजमेंट को समझने के लिए। जो पिछली क्लास में हमने बात की थी वो था मैनेजमेंट के एक फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस और मैनेजमेंट के लेवल्स। इसको बिल्कुल क्लियर हमने पिछली क्लास में कर लिया है। अब उसका एडिशन आज हम देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहले तो ये जान लें कि व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स इसका जनरल मीनिंग निकाला गया है, तो प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइन फैक्टर्स, सामान्य मार्गदर्शक बातें हैं जो किसी भी काम क्या है हमारा मैनेजमेंट करने का काम। तो हाउ टू डू बेटर मैनेजमेंट, हाउ टू हैव कमांड इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, हाउ टू पॉलिश योर कैपेबिलिटीज इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, ये बताने के लिए हमारे पास कुछ रेडीमेड सॉल्यूशंस हैं और इनको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करना सिखाना, मैनेजमेंट करने की जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात है वो हम आसानी से इन प्रिंसिपल्स के साथ जुड़कर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट की समझ का बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसको केयरफुली लेना। मेरे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की जाती है तो हमारे जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट थिंकर कई बार आ चुके हैं, हेनरी फ्योर्ड, जिसको कहा जाता है द ट्रू फादर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का वास्तविक जनक। इस व्यक्ति ने मैनेजमेंट की समझ हमको देते हुए ध्यान आपको कब दी थी? 1916 में, 1916 में। किताब का नाम था द जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। उस बुक में क्या क्या बताया इसमें? मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की जब बात की जाती है तो हेनरी फ्योर्ड के बिना ये बात कहीं कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं हेनरी फ्योर्ड ने जो प्रिंसिपल्स के बारे में बात की वो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। तो किसके लिए? मान लें नया व्यक्ति है, नया मैनेजर आया और मैनेजमेंट करना नहीं आता, कैसे करें मैनेजमेंट? आपको कुछ मत करो, हेनरी फ्योर्ड ने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं इसको फॉलो कर लो, मैनेजमेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो सबसे पहला स्टेप होता है, इनिशियल स्टेप, वही से हेनरी फ्योर्ड शुरुआत करता है। उसका क्या नाम है? पहला डिवीजन ऑफ वर्क। श्रम विभाजन का सिद्धांत, डिवीजन ऑफ वर्क। और ये क्या कहता है? राइट मैन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। एक सही व्यक्ति को सही समय पर सही कार्य पर लगा दिया जाए, ये है डिवीजन ऑफ वर्क। आपके पास उसका रिज्यूमे पड़ा हुआ है, उसकी वर्क प्रोफाइल पड़ी हुई है, आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपके पास है। तो जो मोस्ट मैचिंग पर्सन्स हैं उनको उसकी स्किल्स के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से वर्क का असाइनमेंट कर दिया जाए तो आप डिवीजन ऑफ वर्क आसानी से कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली सिद्धांत आता है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेचुरली कि काम अकेला नहीं जाता है, काम के साथ दो चीजें, वर्क के साथ दो चीजें पैरेलल चलती हैं। क्या है? ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू हैव टू असाइन ऑथोरिटी इन इक्विवेलेंस विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जैसा वर्क दिया गया है उसको पूरा करने के लिए कुछ पावर्स दी जाए। और बेसिकली ऑथोरिटी का मतलब होता है ऑथोरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम उस काम को पूरा करने के लिए अपना जजमेंट, अपना निर्णय खुद काम में ले सके, वो है हमारा ऑथोरिटी। आप काम में ले रहे हो तो इससे जो रिजल्ट उत्पन्न होने वाले हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली चली जाती है। बिना ऑथोरिटी के रेस्पॉन्सिबिलिटी या बिना रेस्पॉन्सिबिलिटी की ऑथोरिटी, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये दोनों एस्पेक्ट पैरेलल चलते हैं। तो हमने शुरुआत कैसे की थी कि मान लो नया व्यक्ति है, उसको मैनेजमेंट की फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे करें? यहाँ से शुरुआत कर ले, यहाँ आ जाए। और तीसरी चीज डिसिप्लिन।
अनुशासन का सिद्धांत। अनुशासन है नियमों का शासन। आपकी फंक्शनिंग के संबंध में, आपके जो प्रोफाइल के संबंध में, या आपकी कंपनी से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस एग्जिस्टेंस में है उनकी अनुपालना कर ले, या कंपनी में वर्क एथिक्स जो आपने बना रखी है उसका सब व्यक्ति फॉलो कर ले, डिसिप्लिन हो जाएगा। अनुशासनहीनता किसको कहते हैं? जो नियमों के विरुद्ध जाता है, नियमों से बाहर जाता है, नियमों की अनदेखी करता है, वायलेशन करता है, वो इनडिसिप्लिन कहलाता है। डिसिप्लिन का मतलब है फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी तरह की पक्षपात के बिना, भेदभाव के बिना आप सारे नियमों को फॉलो कर लें तो आपने डिसिप्लिन फॉलो किया है, ये मानने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये जब आपने डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, अगला यूनिटी ऑफ कमांड। एक और ले लेता हूं नाम, दोनों पैरेलल है, एक साथ ही नंबर चलते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये है आदेश की एकता, ये है निर्देश की एकता। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, तो आप बिल्कुल इसको क्लियर करके चलना। आदेश की एकता में 1 to 1 ये चलता है। एक अधिकारी, एक अधीनस्थ, अगर एक बॉस ने एक व्यक्ति को किसी भी तरह की गाइडलाइन दी, किसी भी तरह का आदेश दिया, ये तो होता है आदेश की एकता। और निर्देश की एकता होता है 1 अथॉरिटी और 1 ग्रुप। एक सा काम कर रहे हैं, जैसे आपको किसी एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को अगर टीचर काउंसिल करता है तो वो कहलाएगा यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। एक अधिकारी है, एक अधीनस्थ है, दूसरों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस प्रिंसिपल का नाम दिया यूनिटी ऑफ कमांड। और दूसरा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि कॉमन नेचर का जॉब है, एक सा काम कर रहे हैं और कोई ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा केयरफुलनेस बरतने की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए ग्रुप बना दो, उस ग्रुप को एक टाइम में एक बॉस कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, गाइडेंस दे। तो कई बार इंडिविजुअल आपको कमांडिंग की आवश्यकता पड़ सकती है, कई बार ग्रुप डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। आप परिस्थिति देखें, अगर कोई चीज़ एक इंडिविजुअल व्यक्ति से रिलेटेड है तो आपको यूनिटी ऑफ कमांड को यूज करना है, और ग्रुप से रिलेटेड है, मासेस से रिलेटेड है, तो आपको काम लेना है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप या जनरल इंटरेस्ट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे यहाँ थी ना कि कुछ बातें ऐसी होती है किसी एक व्यक्ति से संबंध होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक ग्रुप को इम्पैक्ट करती है। हमको हर इंडिविजुअल की इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, अप टू द लिमिट, जब तक कि उसका ग्रुप या जनरल इंटरेस्ट के साथ क्लैश नहीं होता है। लेकिन अगर किसी डिसीजन से, किसी बात से, किसी जजमेंट से बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आपको सबऑर्डिनेशन करना है, इसका ग्रुप इंटरेस्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है। छोड़ दो इसको, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ दो। लेकिन अगर ग्रुप को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इंडिविजुअल को आप प्रमोशन देने की बात है, मोटिवेशन देने की बात है, बूस्टअप करने की बात है, वो करते रहे, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कर रहे हैं हम रेमुनरेशन। रेमुनरेशन दिया जाएगा आपको जब काम कर रहे हैं, तो काम के बदले में दिया जाने वाला कंसिडरेशन दो रूपों में हो सकता है, वेजेस या सैलरीज। डिफरेंस आप जानते हैं इसके बारे में। जो लोग मेंटल लेबर करते हैं उनको दिया जाता है सैलरी, और जो फिजिकल लेबर करते हैं उसको दिया जाता है वेजेस। इसलिए श्रमिकों के लिए मजदूरी और बाकी अदर कैटेगरीज होती है उनके लिए वर्ड काम में आता है सैलरी। जो भी स्थिति है, ये जैसे यहाँ बात की थी ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही बैलेंस आपको यहाँ पर रखना है। व्यक्ति की जो एबिलिटी है,
उसकी जो स्किल्स हैं और जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको देखते हुए रेम्यूनरेशन कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना कम भी नहीं हो कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, इतना ज़्यादा भी नहीं हो कि हमारी कंपनी के फंड्स के ऊपर उसका रिवर्स इफेक्ट आ जाए। तो आप एक फेयर रेम्यूनरेशन क्या हो सकता है, ये डिसाइड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन। देखो, इस प्रिंसिपल की बात करेंगे तो अपन एक बात और करेंगे, और वो बात क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है पावर को अपने पास रोक कर रखना, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसको स्प्रेड कर देना, फैला देना। जो काम हुआ यहां पर हो गया, जब वर्क असाइनमेंट किया गया, डिवीजन ऑफ वर्क किया गया और उसके साथ हमने अथॉरिटी दे दी, तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। पक्की बात है, नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आपको कह के करना इसकी आवश्यकता नहीं है। काम के साथ अधिकार बांटना, कहाँ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में बात है कि जो स्ट्रेटेजिक मैटर्स हैं, ऐसे इश्यूज हैं जिसका संबंध पूरी कंपनी से है, इसके बारे में आपको डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करना है। इसके बारे में आपको पावर्स अपने पास रोक कर रखनी है। जो पिछली क्लास के अगर आपको बात ध्यान आ रही है, हमने टॉप मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात की थी। टॉप मैनेजमेंट में 3 फंक्शंस हमने आइडेंटिफाई किए थे। एक था ऑब्जेक्टिव सेटिंग, दूसरा था पॉलिसी मेकिंग, और तीसरा था स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। उद्देश्य, नीतियां और रणनीतियां, इन 3 के बारे में केवल और केवल सेंट्रलाइजेशन फॉलो करना चाहिए। यानी सारी की सारी पावर्स सबको बांट के आप पावरलेस बन जाना। अपने पास भी कुछ पावर्स होनी चाहिए, और कैसी पावर्स, जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न की है, जिसका संबंध पूरी कंपनी से है, उसके बारे में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अबाउट रेस्ट ऑफ अदर्स, अदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपने किस लिमिट तक सेंट्रलाइजेशन किया है और कितनी लिमिट तक डिसेंट्रलाइजेशन किया है। फिर है स्केलर चैनल। इसको बोलेंगे हिंदी में संपर्क श्रृंखला, कि टॉप टू बॉटम एक जो हमारे संबंधों की स्थिति बनती है। हमने डायग्राम बनाए थे, इसमें भी डायग्राम बना के बताया हमको। जैसे ये एक ट्राइंगल बनता है जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि टॉप लेवल पर कम लोग होते हैं और जैसे जैसे लेवल बढ़ते चले जाते हैं ये संख्या बढ़ती चली जाती है। तो अपन चलिए मान लें ये अपना टॉप मिडिल है, ये मिडिल है, ये लोअर है और ये वर्किंग ग्रुप्स है। ये लेवल आगे बढ़ा, इसको कहते हैं हमने टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल और ये वर्किंग ग्रुप। ये हमारा एक हायरार्की है। कंपनी में काम करने वाले व्यक्तियों की जो एक श्रृंखला मान सकते हैं, एक सीरीज मान सकते हैं, उसमें कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो ये हायरार्की बनने से देखो 2-3 चीजें स्पष्ट हो जाएगी। हर लेवल पे पता होगा, क्या पता होगा, कौन किसका अधिकारी है, कौन किसका अधीनस्थ है। इसका कोई अधिकारी नहीं है कंपनी में, बाकी तो है ये हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है, जुडिशियल सिस्टम है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये इसके कंट्रोलिंग का काम करेंगे, लेकिन कंपनी में इससे ऊपर कोई नहीं और वर्किंग ग्रुप से नीचे कोई नहीं। तो आपको इसके बीच में स्केलर चेंज का मतलब है हर व्यक्ति को पता है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसका रोल क्या है, उसका कौन अधिकारी है, उसका कौन अधीनस्थ है, हर व्यक्ति को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये क्लियर डिफाइनिंग ऑफ जॉब हो जाएगा। आपको किससे सूचनाएं लेनी है, किसको सूचनाएं देनी है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब बातें स्पष्ट करने के लिए ये सिद्धांत आपकी मदद करेगा। हर व्यक्ति को उसके बता के और जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं इसके बारे में बता दिया जाए, आपको किसको रिपोर्टिंग करनी है उसके बारे में बता दिया जाए, और कहीं भी इसको
ओवरलैपिंग करने की कोशिश नहीं की है। जो सूचना है आनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसी ऑर्डर में, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और मान लो यहाँ से जो सूचना यहाँ देनी है तो उसका फ्लो भी ऐसे होना चाहिए। यानी किसी भी लेवल को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। एक थ्रू प्रॉपर चैनल चलने वाली जो प्रोसेस है इसको नाम दिया ऐसे स्केलर, ताकि जो ये कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपके कम्युनिकेशन रूट्स हैं या जो आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी के चैनल्स हैं वो क्लियरली डिफाइन हो सके। अगले प्रिंसिपल की बात करें, ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर को इसने नाम दिया व्यवस्था। और बहुत अच्छी बात कही कि कंपनी में हर व्यक्ति के लिए, हर वस्तु के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए। घर में होता है ना, यहाँ एंट्रेंस है, यहाँ किचन है, ये हमारा गेस्ट रूम है, ये बेडरूम है, ये पूजा घर, हर चीज़ को हम अलग अलग करते हैं। ऐसे ही जहाँ पर जो होना चाहिए वो मिले। जैसे टाइम शेड्यूल होते हैं, कॉलेज में भी हमने बात देखें कौन से टीचर के मिलने की कहाँ संभावना होती है, कहाँ क्लास चल रही होगी, लाइब्रेरी की पोजीशन क्या रहती है, उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना स्ट्रेस के हम उस व्यक्ति तक पहुंच जाए या वो वस्तुओं को मिल जाए। जनरली दिक्कत क्या आती है, आखिरी टाइम पर, फाइनल मोमेंट के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिली और हम स्ट्रेस में आ गए। घर में होता है चाबी रखे भूल गए, या कोई भी चीज़ जिसको जिस समय काम में लेना है वो नहीं मिल पाए। कब नहीं मिलती है, जब मिस प्लेस है। तो प्लेस अगर व्यवस्था में फॉलो की है, कभी मिस मैनेजमेंट की बात होगी नहीं। इसके बाद में अगले सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी समता का सिद्धांत। समता के सिद्धांत में डिफाइन करना चाहता है हेनरी फ्यूएल कि एक सा काम जो लोग कर रहे हैं उनके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। किसका? उसके इमीडिएट अथॉरिटी का, या अदर अथॉरिटीज जो कंपनी है वो एक साथ है। जैसे जितने भी वर्किंग ग्रुप हैं, इनके सुपरवाइजर्स या इनके लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनका नजरिया एक जैसा होना चाहिए। या आपके साथ बात कर लें, एक टीचर का सभी स्टूडेंट्स के साथ एक सा बिहेवियर होना चाहिए। कई अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकते हैं, उनको इंडिविजुअली आपको हेल्प करना चाहिए, अलग बात है। लेकिन जब क्लास चल रही है, पूरी क्लास एक जैसी है। यह है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता का सिद्धांत, ताकि किसी भी तरह का भेदभाव खत्म किया जा सके, सब व्यक्तियों को एक साथ महसूस हो। हाँ, लेवल बदलने पर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि टॉप मैनेजमेंट जैसा मिडिल मैनेजमेंट के साथ बिहेवियर करता है, ऑर्डर्स देता है, वैसा ही यहाँ भी करें, ऐसा नहीं। यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, लेकिन एक लेवल के लोगों के साथ डिफरेंशिएशन नहीं करना है। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सेवा काल में स्थायित्व का सिद्धांत। जो कंपनी में आ गया है उसको विश्वास दिलाई है, ही इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। वो कंपनी का एक बहुत अहम हिस्सा है, उसको कंपनी से बेदखल नहीं किया जाएगा, कंपनी से नहीं निकाला जाएगा जब तक उसकी रिटायरमेंट की डेट ना आ जाए, या बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन बिहेवियर नहीं हो गया है तब तक उसको कंपनी से सेपरेट नहीं किया जाएगा। या दूसरे वर्ष में हम नहीं ले सकते हैं, पहले दिन से हम परमानेंट जॉब नहीं ले सकते हैं। तो चाहे प्रोविजन की बात कर लें, चाहे टेम्परेरी अपॉइंटमेंट की बात कर लें, उसके बाद में जितनी जल्दी हो सके उसकी जॉब को परमानेंट बना दें, जॉब सिक्योरिटी दें और उसको एश्योर करें ही इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी का इनसेपरेबल पार्ट है, कंपनी के साथ उसका और उसके साथ कंपनी का वो एग्जिस्टेंस है। तो ये आपकी लॉयल्टी खींचने में उस व्यक्ति की जितने भी एफर्ट्स हैं वो पॉजिटिव कंपनी के दिशा में जाने के लिए हेल्प करना बन जाता है। नेक्स्ट बात की हेनरी फ्यूएल ने वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव को बोलते हैं पहलपन, और ये हर दौर में ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। पहलपन का मतलब है यू कैन डू समथिंग, यू कैन हैव सम थॉट और आइडिया, वो आप हमें दें।
इनिशिएट करना, ऐसा करना जैसा नहीं किया गया है, नए पैटर्न्स हैं, नए वर्क कल्चर्स हैं, इसके बारे में कोशिश करना। आप क्रांतिकारी परिवर्तन की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ थॉट्स, नए चिंतन, नए विचार ये आने चाहिए। तो मैनेजमेंट को ये बूस्ट करना चाहिए कि जो काम चल रहा है इसमें क्या अलग हो सकता है, क्या और कर सकते हैं, क्या डिफरेंस कर सकते हैं। ये लगातार उनको मोटिवेट करें कि वो सजेशन दें, क्योंकि ये होगा कि हमारी ब्रेन पावर चल रही है। अगर थोड़ा सा बंद हो जाएगी, हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। और दिमाग खाली मैनेजमेंट के पास ही नहीं होता है, जितने टीम मेंबर्स हैं सबके पास भी दिमाग है, तो उनसे इस चीज़ को निकलवाने की कोशिश की जाए। और लास्ट प्रिंसिपल हेनरी फेयर ने बताया, वो था टीम स्पिरिट। समूह भावना का सिद्धांत। कोई भी कंपनी या कोई भी काम इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं होता है, एक ग्रुप एफर्ट, एक टीम एफर्ट जब लगता है तब हमको किसी भी तरह की सक्सेस मिलती है। तो हमको टीम बिल्डिंग का भी एफर्ट करना है, समूह के रूप में लोगों को ज्वाइन करके, असेंबल करके, और उनके टीम एफर्ट्स को जितना ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं वो करें। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी एक है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव एक है, लेकिन उसको कंट्रीब्यूट करने वाले इतने लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो उन सबको एक टीम के रूप में काम करना चाहिए। टीम एफर्ट्स की कहीं कंपैरिजन नहीं की जा सकती है। इंडिविजुअल की तुलना में टीम रिजल्ट्स हमेशा बेटर और प्योरीफाइड रहते हैं, इसलिए आपको इस दिशा में काम करना चाहिए। यह है हेनरी फेयर की सजेस्टेड लिस्ट। हेनरी फेयर ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स बताए और इसी सीक्वेंस में बताया। उसका ऑर्डर भी यही है, सीक्वेंस भी यही है। अगर आप ऑर्डर मेंटेन कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर पाए तो कम से कम एक जस्टिस आपको जरूर करनी है। अगर हेनरी फेयर का नाम लिखते हैं तो 14 प्रिंसिपल्स में नाम भी आने चाहिए। और प्रिंसिपल्स भी है, अगली क्लास में हम चर्चा कर लेंगे। मिसमैच मत करना। हेनरी फेयर का नाम लिखकर टेलर का सिद्धांत बता दे या किसी अदर पर्सन का सिद्धांत बता दे तो वो इनजस्टिफाइड होगा आपके रेस्पॉन्स के साथ। इसलिए बहुत जनरल एस्पेक्ट है, सामान्य बातें हैं, मैनेजमेंट की समझ देने वाला व्यक्ति है, इसलिए इसको इतना सम्मान तो मिलना चाहिए। ये आपसे एक्सपेक्टेड करने चल रहे हैं। और इसके बारे में कोई भी आपको चैलेंज आता है तो आप कभी भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपका चल रहा है, मेरा नंबर उसमें अवेलेबल है। जो भी वीडियो आपको दिए जा रहे हैं उसमें हमेशा उसको नंबर के साथ आप अपने नाम सेव कर लें। उसको कभी भी आवश्यकता पड़ने पर आप डिस्कशन करें। क्वेरीज अगर आपके पास है क्वेरीज भेजें और लगातार अपने आप को मजबूती देते रहें। अगली मीटिंग में कंटिन्यू करेंगे अदर प्रिंसिपल्स। ये तो है प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फेयर। अब और प्रिंसिपल्स के साथ कैसे मैनेजमेंट को और प्योरीफाई किया जा सकता है उसकी बात हम कंटिन्यू करेंगे। मैं हट रहा हूँ, एक बार इसको फिर से आप देख लें और हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें। गुड नाइट।